आज का टॉपिक है मानसून है, जो क्या करता है तो अर्थ की दिशा बदलने वाली हवा होती है मानसून। और इसका शब्द दिया था हिपोलस था, एक अरबी यात्री था हिपोलस, उसने मानसून शब्द दिया था हिपोलस ने। भारतीय मानसून की जानकारी कौन दिया था तो अल-मस्दी ने दिया था। अल-मस्दी ने भारतीय मानसून की जानकारी दिया था। और गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल के दरबार में आया था अल-मसूदी। गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल के दरबार में आया था कौन? अल-मसूदी आया था। मानसून को 3 भागों में बांटा गया है। मानसून को पहला मौसमी पवन, पहला क्या है तो मौसमी पवन है, पहला है मौसमी पवन, दूसरा अस्थाई पवन, तीसरा क्या है तो स्थानीय पवन। मौसमी, अस्थाई और स्थानीय। मौसमी पवन को मानसूनी और दैनिक के रूप में बांटा गया है। और दैनिक है जो 2 भागों में बटा है, एक समुद्री स्थलीय समीर, दूसरा क्या है घाटी समीर पर्वतीय समीर है। समुद्री स्थलीय समीर है, दैनिक के रूप में बांटा गया है। और दूसरा है घाटी समीर पर्वतीय समीर है। अस्थाई पवन के 3 भागों में बांटा गया है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय या पूर्वी पवन। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय या पूर्वी पवन के रूप में अस्थाई पवन को बांटा गया है। और स्थानीय पवन को 2 भागों में बांटा गया है, एक उष्ण पवन, दूसरा शीत पवन के रूप में बांटा गया है स्थानीय पवन को। तापमान बढ़ेगा तो क्या होता है, तापमान बढ़ेगा तो हवा गर्म हो जाएगा, हवा गर्म होने से ऊपर उठेगा और वायु दाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो हवा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद क्या होता है तो हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठेगा और वायु दाब क्या हो जाएगा, कम जाएगा यानी निम्न हो जाएगा। तापमान घटेगा तो हवा ठंडा होगा, तापमान घटेगा तो हवा ठंडा नेसेसरी होगा और हवा नीचे की ओर आएगा। ठंडा होने पर हवा नीचे की ओर आएगा और वायु दाब क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। हवा नीचे आएगा तो वायु दाब उच्च, हवा ऊपर जाएगा तो वायु दाब निम्न होने जाएगा, उल्टा होता है। हवा बहती है तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवा बहती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब के। दैनिक पवन क्या है तो ये समुद्री समीर होता है और दूसरा स्थलीय समीर होता है। दैनिक पवन में समुद्र से स्थल की ओर चलता है समुद्रीय समीर, समुद्र से स्थल की ओर समुद्रीय समीर, यह दिन में चलता है समुद्री समीर। और स्थलीय समीर क्या होता है तो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, स्थल से समुद्र की ओर चलता है, ये रात में चलता है। स्थलीय रात में और समुद्री समीर दिन में चलता है। समुद्री समीर जो दिन में चलती है और समुद्र से स्थल की ओर चलती है, ये हो गया स्थल। ये स्थल, ये पानी है, समुद्र से धीरे धीरे जा रहा है कहाँ पे, स्थल की ओर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्थलीय समुद्र। ये जल्दी गर्म होगा, तापमान अधिक होगा, वायु अधिक गर्म होगा, वायु दाब निम्न होगा। और ये तापमान कम होगा तो वायु कम गर्म होगा और वायु दाब अधिक हो जाएगा। कम टेम्परेचर रहेगा तो वायु दाब क्या हो जाएगा, अधिक रहेगा। स्थलीय समीर रात में चलती है और स्थल से समुद्र की ओर चलती है स्थलीय समीर। इसमें तापमान कम होगा, क्या होगा, तापमान कम होगा, वायु ठंडा रहेगा और वायु दाब उच्च हो जाएगा। ठीक है। किरचॉफ्स के नियम के अनुसार जो जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी क्या होता है, ठंडा होता है। किरचॉफ्स लॉ के अनुसार कहा गया हवा हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब से की ओर चलता है। हवा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेगा। नेक्स्ट है घाटी समीर, यह दिन में चलती है। घाटी समीर, यह घाटी 2 पर्वतों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। 2 पर्वतों के बीच के स्थान को घाटी कहा जाता है। घाटी से पर्वत की ओर बहते हैं। घाटी किसके ओर तो घाटी से पर्वत की ओर बहेगा घाटी समीर, घाटी से पर्वत की ओर। ये क्या है, पर्वत है और ये अधिक गर्म है तो वायु गर्म हो जाएगा और वायु दाब निम्न हो जाएगा। और ये घाटी कम गर्म है तो ये ठंडा हो जाएगा। और ये उच्च दाब, तो इसमें वायु दाब क्या होगा, उच्च दाब, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है वायु। और ये क्या है तो ये ठंडा है तो उच्च दाब से निम्न वायु दाब, तो अधिक गर्म हो जाएगा। वायु गर्म होने पर निम्न वायु दाब का निर्माण करेगा। पर्वतीय समीर कब चलती है तो ये रात में चलेगा। पर्वतीय समीर ये पर्वत से घाटी की ओर चलता है पर्वतीय समीर। और जल्दी ठंडा होगा, वायु ठंडा होगा, वायु कम ठंडा होगा तो उच्च वायु दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये पर्वत वाला दिया गया और ये उसे में करा समुद्र से स्थल की ओर दिन की ओर में बहती है समुद्री समीर। स्थलीय समुद्र स्थल से समुद्र की ओर ये रात में बहती है स्थलीय समुद्र।
घाटी समीर है जो घाटी से पर्वत की ओर दिन में बहती है घाटी समीर। पर्वतीय समीर यह पर्वत से घाटी की ओर यह रात में चलती है पर्वतीय समीर रात में, घाटी समीर दिन में, और स्थलीय समीर रात में बहती है, समुद्री दिन में बहेगी। अस्थायी पवन या प्रचलित पवन ये विश्व में बहने वाली प्रमुख पवन होती है। अस्थायी या प्रचलित पवन ये विश्व में बहने वाली प्रमुख पवन है। अस्थायी पवन में व्यापारिक पवन होते हैं, पछुआ पवन आते हैं, ध्रुवीय पवन या पूर्वी पवन दोनों सेम है। ध्रुवीय पवन या पूर्वा पवन ये सेम होता है। अस्थायी पवन में व्यापारिक पवन, पछुआ पवन। पवन बहने के लिए कुछ आवश्यक घटना होता है, जैसे बल है जो पवन में कैरियोलिस बल से बहती है। बल क्या है, तो पवन में कैरियोलिसिस बल से बहती है। कैरियोलिसिस बल का उत्पन्न पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। कैरियोलिसिस का उत्पन्न पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ये फेरल का नियम है। उत्तरी ध्रुव में पवन हमेशा दाईं ओर बहेगा। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी ध्रुव में किस ओर बहेगा, तो दाईं ओर बहेगा फेरल के नियम के अनुसार। दक्षिणी ध्रुव में ये बाईं ओर के बहती है फेरल के नियम के अनुसार। उत्तरी ध्रुव में दाईं ओर और दक्षिणी ध्रुव में बाईं ओर बहेगा। पृथ्वी के घूर्णन से घटने वाली घटना क्या है, तो दिन और रात का होना घूर्णन के कारण होता है। जल धारा का बहना ये घूर्णन के कारण होता है। कैरियोलिस बल का उत्पन्न भी ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। दिन और रात के घूर्णन के कारण जल धारा का बहना घूर्णन के कारण, कैरियोलिसिस बल का उत्पन्न भी घूर्णन के कारण होता है। वायुदाब पेटियाँ 7 प्रकार के वायुदाब पेटी होते हैं। पहला देखो यहाँ पे टोटल 7 प्रकार के, कितना प्रकार के, 7 प्रकार के होता है वायुदाब पेटियाँ। ये देखो यहाँ पे ये हो गया विषुवत यानी भूमध्य रेखा, ये वाला हो गया। और ये फिर बाद में 10 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक ये उष्ण निम्न वायुदाब पेटी होते हैं। 0 डिग्री को उष्ण निम्न वायुदाब पेटी कहा जाता है। उष्ण निम्न वायुदाब पेटी 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ, फिर 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक ये व्यापारिक पवन होते हैं। 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में व्यापारिक पवन, और इसके बीच में रहता है उपोष्ण उच्च दाब। 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में, 30 डिग्री से लेकर 35 के बीच में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होते हैं। 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ तक उपोष्ण वायुदाब पेटी। फिर बाद में 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी होते हैं। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 60 से 65 डिग्री नॉर्थ के बीच में होगा। और ध्रुवीय होता है जो ध्रुवीय होगा, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी सबसे ध्रुवपोल पर होता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी ये क्या है, तो देखो ये फिगर है। व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती है और पछुआ पवनें व्यापारिक पवन से दूर चली जाती है। पछुआ पवन व्यापारिक पवनों से दूर चली जाती है, ध्रुवीय पवन हो गया। और टोटल 7 वायुदाब पेटियाँ। 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक वायुमंडलीय दाब पेटी को उष्ण निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच में उष्ण निम्न वायुदाब पेटी होते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से लेकर 35 डिग्री साउथ तक ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ तक और 30 डिग्री से साउथ से लेकर 35 डिग्री साउथ तक होते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री 65 डिग्री नॉर्थ तक है और 60 डिग्री साउथ से लेकर 65 डिग्री साउथ तक उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी होते हैं। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कितना 60 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ के बीच में। 90 डिग्री से नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री साउथ में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। पहले आया उष्ण निम्न वायुदाब पेटी, फिर आया उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, फिर उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी हो गया। तो पहले निम्न आएगा उष्ण निम्न वायुदाब पेटी और दूसरा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और तीसरा उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, फिर चौथा हो गया ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी होते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी होगा। उष्ण निम्न वायुदाब पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब
पेटी के बीच में बहने वाले क्या होते हैं, तो उष्ण निम्न वायुदाब पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में के बीच में क्या होता है, तो व्यापारिक पवन होता है। व्यापारिक पवन की उत्तरी गोलार्ध में दिशा उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम में होता है। व्यापारिक पवन का उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से, ये उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, और व्यापारिक पवन के दक्षिणी गोलार्ध में कहेगा तो ये हो गया दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम के बीच में होता है। दक्षिण पूर्व से लेकर ये दिशा में होगा, तो दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के बीच वाला पवन को क्या कहते हैं, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के बीच में पछुआ पवन होता है। उपोष्ण उच्च और ध्रुवीय के बीच में पछुआ पवन। पछुआ पवन को उत्तरी गोलार्ध में दिशा दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के बीच में होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये होता है उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर होता है। 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ में और 65 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ में ध्रुवीय पवन या पूर्वा पवन होते हैं। 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक और 65 डिग्री से 90 डिग्री ध्रुवीय पवन या पूर्वा पवन होता है। ध्रुवीय पवन की उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या होगा, तो यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलेगा, और ध्रुवीय पवन में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलता है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। पछुआ पवन होते हैं जो दो भागों में बांटे गए, एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक होते हैं पछुआ पवन में। और जलीय भाग में जो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ का प्रमुख नाम 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता हुआ चालीसा कहा गया है। दक्षिणी गोलार्ध वाले जलीय भाग में, दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवन है उसका नाम दिया गया, तो 40 डिग्री में अक्षांश को गरजता हुआ चालीसा और 50 डिग्री अक्षांश को प्रचंड 50 कहा गया और 60 डिग्री अक्षांश को चिकता 60 कहा गया। स्थानिक पवन है जो विशेष स्थान में विशेष समय में बहने वाले पवन होते हैं स्थानिक पवन। उष्ण पवन और दूसरा शीत पवन होते हैं, उष्ण पवन और दूसरा शीत पवन होते हैं। लू भारत है जो उत्तर भारत की ओर आता है। चिनूक अमेरिका में होता है, प्रेरी पर्वतमाला के पूर्वी ढाल के सहारे बहती है। चिनूक प्रेरी पर्वतमाला की पूर्वी ढाल के सहारे बहती है कौन, चिनूक, जो अमेरिका में बहती है और आइस ईस्टर या आइस हीटर कहा जाता है चिनूक, आइस हीटर या आइस हीटर कहा जाता है चिनूक को। नेक्स्ट है फॉन। फॉन है जो स्विट्जरलैंड में बहती है, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे बहती है, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे पर बहती है फॉन। इसे आइस हीटर या आइस हीटर इसे भी कहा जाता है। सिरोका को सहारा मरुस्थल से इटली की ओर जाती है, सिरोका सहारा मरुस्थल से इटली की ओर सिरोका। होने वाली वर्षा इटली में रक्त दृष्टि वर्षा कहा जाता है। सिरोका से होने वाली वर्षा इटली में होती है उसे रक्त दृष्टि वर्षा कहा जाता है सिरोका के। सिरोका के अन्य नाम मिस्र में खमासीन है और लीबिया में गिबली कहा जाता है सिरोका को, और चिली में ट्यूनेशिया कहा जाता है। मिस्र में खमासीन कहा जाता है सिरोका से जो वर्षा होता है, लीबिया में गिबली कहा जाता है, चिली में ट्यूनेशिया कहा जाता है। हरमट्टन सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर चलता है, इसे डॉक्टर पवन कहा जाता है। हरमट्टन को डॉक्टर पवन जो सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर चलता है। नेक्स्ट है शीत पवन, और शीत पवन जो बिलिजार्ड होता है, बिलिजार्ड टुंड्रा प्रदेश में चलती है, ये शीत पवन है बिलिजार्ड। बोर्रा इटली में होती है जो शीत पवन है। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस के बीच में ये हवा बहती है, मिस्ट्रल। हबूब है जो सूडान में बहती है, हबूब। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में बहती है, पैम्प्रो अर्जेंटीना में बहती है। शीतलहरी ये भारत में बहती है। बुरान है जो कहाँ पे, साइबेरिया में बहती है। ब्रैक फील्डर ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया जो शीत पवन है, ब्रैक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ब्लैक रोलर ये अमेरिका में बहती है, ब्लैक रोलर। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, और सिमुम अरब प्रायद्वीप में। ये सभी क्या है, तो उसमें स्थानीय पवन है। ये सब क्या है, तो उसमें है ना, ब्रैक फील्डर, ब्लैक रोलर, नॉर्वेस्टर, सिमुम।
ब्लैक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में और स्नू अरब प्रायद्वीप में बहती है। चक्रवात और प्रति चक्रवात। साइक्लोन है जो पृथ्वी के एक केंद्र हो गया, ये निम्न बिंदु है जो पृथ्वी के चारों ओर बाहर, जिसे परिधि को उच्च वायुदाब कहा गया। चक्रवात को चारों ओर बाहर को क्या कहते हैं, परिधि, और जो उच्च वायुदाब होते हैं। चक्रवात वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। चक्रवात उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। चक्रवात में वायु बाहर परिधि से अंदर की ओर बहती है, परिधि से अंदर की ओर बहती है। चक्रवात परिधि से अंदर की ओर। चक्रवात में मौसम खराब होता है, आंधी तूफान तेज बारिश होती है। चक्रवात से आंधी तूफान आता है और तेज बारिश आती है। चक्रवात की दिशा होता है, ये इस दिशा होता है नॉर्थ में, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है, और क्लॉकवाइज होता है दक्षिणी गोलार्ध में होता है चक्रवात की दिशा। एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में होती है और चक्रवात की दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात, जिसे एंटी साइक्लोन कहा गया है, और ये परिधि पर ये केंद्र से उच्च वायुदाब की ओर चलेगा, परिधि पर निम्न वायुदाब की ओर चलता है। प्रति चक्रवात में वायु अंदर से बाहर की ओर जाता है, अंदर से बाहर की ओर जाएगा प्रति चक्रवात में। प्रति चक्रवात से मौसम साफ होता है। प्रति चक्रवात की दिशा क्या होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में होता है प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात को उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है और दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज। विश्व का प्रमुख चक्रवात का नाम दिया गया टोर्नाडो। ये अमेरिका में चक्रवात आते हैं और सबसे ताकतवर चक्रवात हैं, और इसका स्पीड 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है टोर्नाडो के। हरिकेन अमेरिका में होते हैं। टाइफून प्रशांत महासागर में जापान, फिलीपींस, ताइवान और चीन होता है। जापान, फिलीपींस, ताइवान और चीन होता है टाइफून। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में होता है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। चक्रवात होता है भारत में होता है। मानसून क्या है, तो मानसून में शब्द दिया था हिपोलस, ये अरबी यात्री थे। भारतीय मानसून की जानकारी अल मसूदी ने दिया था, भारतीय मानसून की जानकारी। भारत में मानसून से क्या होता है, तो मानसून से भारत में प्रमुख मानसून होता है उष्ण भारत में मानसून से पूर्वोत्तर भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में वर्षा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से वर्षा होती है। पूर्वोत्तर भारत में बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से वर्षा होती है पूर्वोत्तर भारत में, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और भारत में वर्षा मानसून से होती है। सबसे प्रमुख मानसून उष्णकटिबंधीय मानसून, और इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर चलती है। उष्णकटिबंधीय मानसून दक्षिण पश्चिम से पूरब उत्तर पूरब की ओर चलेगा। उष्णकटिबंधीय मानसून का दिशा क्या होता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब होता है, और ये इसकी अरब शाखा से लगभग 80% वर्षा करेगा और 17% बंगाल की खाड़ी से शाखा वर्षा करती है। उष्णकटिबंधीय 80% अरब सागर से। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है जून के प्रथम वीक में होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में जून के प्रथम वीक में होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। लौटती हुई मानसून की दिशा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है और वर्षा होती है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। लौटती हुई मानसून से उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर दिशा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा होता है उष्णकटिबंधीय मानसून से होगा। ये पृथ्वी के सूर्य का प्रकाश का प्रमुख दिनांक दिया गया है। ये हो गया 0 डिग्री, जिसे अक्षांश या विषुवत रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ ये कर्क रेखा, साउथ वाला मकर रेखा होता है। 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक रेखा कहा जाता है और 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव होता है, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन रात बराबर हो जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को, और 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन रात बराबर हो जाता है। और 21 जून और 22 दिन को क्या होता है, तो 22 दिसंबर के
दिन क्या होता है, सबसे छोटा होता है 22 दिसंबर को। दिन सबसे बड़ा 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच को क्या कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। देखो ना, विषुवत रेखा और मकर रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच को उष्णकटिबंधीय, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय रहेगा और यहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय रहेगा। ठीक है, विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहते हैं और कर्क रेखा और आर्कटिक के बीच शीतोष्णकटिबंधीय रहते हैं। कर्क रेखा और आर्कटिक के बीच एक शीतोष्ण रहते हैं और मकर रेखा और अंटार्कटिका के बीच में शीतोष्ण रेखा होते हैं। आर्कटिक रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच में शीतकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। आर्कटिक रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच में शीतकटिबंधीय और अंटार्कटिक और दक्षिणी ध्रुव के बीच में शीतकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। शीतकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। मानसून से पहले प्री मानसून एंट्री होता है, अप्रैल मई में होता है। प्री मानसून कब आती तो अप्रैल मई में आता है। प्री मानसून भी उष्णकटिबंधीय से आती है। प्री मानसून किससे आती है तो उष्णकटिबंधीय से। प्री मानसून का अन्य नाम क्या है तो आम्र वर्षा, जिसे केरल या कर्नाटक में होती है वर्षा, जिसे आम्र वर्षा कहा जाता है। कॉफी वर्षा, जिसे चेरी बॉल्सम कहा गया, ये कर्नाटक में होती है वर्षा, जिसे चेरी बॉल्सम कहा गया। चाय वर्षा ये असम में होती है, जिसे अन्य नाम क्या है तो बोर्दोई सीला कहा गया है। चाय वर्षा को बोर्दोई सीला। काल बैसाखी से वर्षा, ये पश्चिम बंगाल में होता है और पूर्वोत्तर भारत में नॉर्वेस्टर कहा गया है। पूर्वोत्तर भारत में नॉर्वेस्टर। भारत का मानसून क्या है तो ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें होते हैं, जो ऋतु के अनुसार बदलती है मानसून। भारतीय मानसून के प्रकार क्या है तो उष्णकटिबंधीय मानसून होते हैं। भारतीय मानसून का नाम दक्षिण पश्चिम मानसून कहा गया। दक्षिण पश्चिम मानसून कहा गया। भारतीय मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूरब की ओर चलती है। मानसून प्रवेश कब करती है तो गर्मी में प्रवेश करेगा मानसून। मानसून की पहली घटना को क्या कहते हैं प्री मानसून कहा जाता है, जो अप्रैल मई में आता है। मानसून में भारत में प्रवेश करता है जून के प्रथम सप्ताह में मानसून प्रवेश करेगा। मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचती तो केरल के मालाबार तट पर पहुँचती है मानसून सबसे पहले, केरल के मालाबार तट पर। मानसून का प्रमुख कारण क्या है तो स्थल और जल का असमान ताप होना। स्थल और जल का असमान ताप होना, जिसके कारण मानसून का प्रमुख कारण है। भारतीय मानसून कहाँ उत्पन्न होता है तो हिंद महासागर में उत्पन्न होता है भारतीय मानसून। इम्पॉर्टेंट है, भारतीय मानसून कहाँ तो हिंद महासागर में। अरब सागर जो सूखा वाले मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है तो पश्चिमी घाट में होती है। अरब सागर वाले शाखा से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगा तो पश्चिमी घाट में होगा, अरब वाली शाखा से। और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से मानसून सर्वाधिक पूर्वोत्तर भारत में होता है। बंगाल वाली खाड़ी से मानसून में सर्वाधिक वर्षा पूर्वोत्तर भारत में, अरब वाले शाखा से पश्चिमी घाट पर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर मानसीराम मेघालय में होता है। विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में। भारत में न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख के सबसे शुष्क स्थान है लेह। सबसे कम वर्षा वाला राज्य राजस्थान है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला किशनगंज। बिहार में न्यूनतम वर्षा होता है औरंगाबाद में होता है। मानसून कब लौटती तो अक्टूबर नवंबर में मानसून लौटती है। मानसून की वापसी सबसे पहले कहाँ होती है तो ये पश्चिमी राजस्थान में मानसून की वापसी सबसे पहले होती है। मानसून की वापसी राजस्थान में। ITCZD का नाम क्या होता है तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा गया है। ITCZ को कहा गया। इसे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। लौटती हुई मानसून से वर्षा होती तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है लौटती हुई मानसून से वर्षा। मानसून में ब्रेक क्या होता है तो वर्षा का अस्थायी रुकना, ये ब्रेक कहलाता है। भारत में औसत वर्षा कितना होता है तो 118 सेंटीमीटर होता है भारत में औसत वर्षा। वृष्टि छाया क्षेत्र, जिस क्षेत्र में मानसून पर्वत के कारण प्रवेश नहीं कर पाते उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा गया। जहाँ पे वर्षा नहीं होता उसे वृष्टि क्षेत्र। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया तो अरबी भाषा से लिया गया। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारत की।
पश्चिमी विक्षोभ को जेट स्ट्रीम कहा गया। पश्चिमी विक्षोभ की इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। पश्चिमी विक्षोभ का कहाँ होगा तो भूमध्य सागर में। बहती है पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिमी विक्षोभ बहेगा पश्चिम से पूरब की ओर। इसे पछुआ पवन का हिस्सा कहा गया पश्चिमी विक्षोभ को। इसका ऊंचाई 808 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच में होता है पश्चिमी विक्षोभ। ये ऋतु में ठंडी शीत में होता है। पश्चिमी विक्षोभ होता है ठंडी ऋतु में होता है। भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होता है जिस पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में वर्षा होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। फायदा किया तो रबी फसल को फायदा है। इसे रबी फसल को टौनी कहा जाता है। पश्चिमी मानसून को रबी फसल को टौनी कहा जाता है। यह क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में बहती है पश्चिमी विक्षोभ। और खोज प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान और यूएसए ने किया था पश्चिमी विक्षोभ का खोज। पश्चिमी विक्षोभ का खोज प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान और यूएसए के द्वारा खोज किया गया था। जेट स्ट्रीम का खोज सर्वप्रथम 1920 के दशक में जापानी में मौसमी विज्ञान बासुबारो ओइशी ने किया था। बासुबारो ओइशी के द्वारा जेट स्ट्रीम का खोज किया गया था 1920 में बासुबारो ओइशी के द्वारा। पुष्टि हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 45 में पायलटों द्वारा इन्हें फिर से खोजा गया था 1939 से 45 के बीच में। नेक्स्ट है मिट्टी। मिट्टी है जो पृथ्वी का वह ऊपरी परत जिस पर पेड़ पौधे उगते हैं उसे मिट्टी कहा जाता है। जहाँ पे खिलता है, फलता है और फूलता है मिट्टी कहा जाता है। मिश्रण है खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, हवा प्लस नमी और सूक्ष्म जीव का मिश्रण होता है मिट्टी। मिट्टी क्या होता है तो इसे पेडोलॉजी कहा जाता है। और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारतीय मिट्टी का 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया। भारतीय मिट्टी को विभाजित किया गया ICAR के द्वारा विभाजित किया गया। ICAR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च कहा गया ICAR के। ICAR की स्थापना 1929 ईस्वी में किया था। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। ICAR का मुख्यालय न्यू दिल्ली में। भारतीय मिट्टी को कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया। जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट कहा जाता है या कछारी मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को लाल मिट्टी या पीली मिट्टी कहा जाता है। लाल मिट्टी को ही पीली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी या चरनोजन मिट्टी या कपासी मिट्टी कहा जाता है या सोता जोताई मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी, चरनोजन मिट्टी या कपासी मिट्टी या स्वतः जोताई मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को लैटराइट मिट्टी होते हैं 4था नंबर पर। और 5वां पर्वतीय मिट्टी और 6ठा मरुस्थलीय मिट्टी जिसे शुष्क मिट्टी कहा जाता है। मरुस्थलीय को दलदलीय को पीट मिट्टी कहा जाता है। दलदलीय मिट्टी को लवणीय या क्षारीय या ऊसर या रेह मिट्टी कहा जाता है। लवणीय क्षारीय ऊसर को रेह मिट्टी कहा जाता है। रेह मिट्टी जलोढ़ या दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी कहते हैं जलोढ़ मिट्टी का। भारत में सर्वाधिक 43% क्षेत्र पर है जलोढ़ मिट्टी। कितना परसेंट? 43% पर। सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। पुरानी को बांगर और नई को खादर कहा जाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किया और सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है जो रेत में 40% और गाद 40% और चिकनी मिट्टी 20% होती है जो संतुलित मिश्रण से बनती है और जलोढ़ मिट्टी का ही रूप होता है। दोमट मिट्टी रेत कितना 40%, गाद कितना 40% और चिकनी मिट्टी 20% होता है दोमट मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी कहा जाता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण सिंधु नदी हुआ, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब किसके? तो जलोढ़ मिट्टी से ही निर्माण हुआ, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। राज्य है पंजाब में जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं, हरियाणा में भी पाए जाते हैं, यूपी में पाए जाते हैं, बिहार में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल और असम में भी जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी यूपी में है और इसमें अभाव नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस के बीच होता है। उपजाऊ चावल, गेहूँ, गन्ना, सब्जी और तिलहन होते हैं इसके उपजाऊ। यह नदी द्वारा निर्मित होता है।
लाल मिट्टी, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे पीली मिट्टी कहा जाता है, लाल मिट्टी को। लाल मिट्टी और पानी के मिश्रण को पीली मिट्टी कहा जाता है। लाल और पानी के मिश्रण को, लाल मिट्टी और पानी के मिश्रण को पीली मिट्टी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक मिट्टी 19% भाग पर पाई जाती है लाल मिट्टी, और जलोढ़ कितना 43% पर। लाल मिट्टी का लाल होना ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग, और इसका राज्य पाए जाते हैं तमिलनाडु में लाल मिट्टी पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में भी पाया जाएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है लाल मिट्टी। उड़ीसा, झारखंड में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। सबसे अधिक पाया जाता है तमिलनाडु में लाल मिट्टी पाया जाता है। इसमें की अभाव होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का होता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। फसल क्या है? तो मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और मक्का होता है लाल मिट्टी में, ज्वार, बाजरा और मक्का। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का अक्षय होता है लाल मिट्टी, और अपर्दन से ही लाल मिट्टी का निर्माण होता है। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का अक्षय से, और एवं अपर्दन के कारण क्या होता है? तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है, लाल मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, चरनोजन मिट्टी, लावा मिट्टी या स्वतः जोताई मिट्टी कहा जाता है। इतना नाम है। रेंगुर, कपासी, चरनोजम, लावा और स्वतः जुताई मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी की। यह ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्माण हुआ है। जो काली मिट्टी है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्माण हुआ है, और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? तो बेसाल्ट की चट्टान को टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। भारत में पाए जाने वाले तीसरा सर्वाधिक मिट्टी जो 15% हिस्से पर क्षेत्र पर पाए जाते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी है जो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पाई जाती है काली मिट्टी, और सबसे अधिक पाया जाता है महाराष्ट्र में। काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी कपास से के अधिक उपजाऊ जिसे कपासी मिट्टी कहा गया है, और स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। सबसे अधिक कपास कहाँ होती है? तो गुजरात में सबसे अधिक कपास होते हैं। काली मिट्टी का रंग काली होती है, इसका टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली रंग का मिट्टी काली होती है। सबसे अधिक पानी सोखने वाला मिट्टी कौन है? तो काली मिट्टी सबसे अधिक पानी सोखती है, और स्वतः जोताई मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। इसमें अभाव होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का होता है, और लाल मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस का कमी होता है। और काली मिट्टी कितना क्षेत्र पर? 15% पर, और ये भी कितना 19 जो लाल मिट्टी होते हैं 19% क्षेत्र पर पाया जाता है। नेक्स्ट है लैटेराइट मिट्टी। भारत में चौथा सर्वाधिक मिट्टी है। लैटेराइट मिट्टी चौथा सर्वाधिक मिट्टी। लैटेराइट का अर्थ होता है पकी हुई मिट्टी कहा गया। लैटेराइट का रंग कैसा होता है? लो ऑक्साइड के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या होता है? लैटेराइट का रंग लाल होता है। इसका निर्माण निछालन या लीचिंग प्रक्रिया के द्वारा होता है। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण लीचिंग या निछालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह जहाँ अधिक वर्षा और तापमान होता है ये वहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी में लैटेराइट मिट्टी। जहाँ अधिक वर्षा होगा लैटेराइट मिट्टी पाया जाएगा, जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा लैटेराइट मिट्टी पाया जाएगा। ये राज्य केरल और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। केरल और तमिलनाडु में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। सबसे अधिक केरल में भी लैटेराइट मिट्टी पाए जाते हैं केरल में। इसमें अभाव होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का अभाव होता है। और लैटेराइट मिट्टी से चाय, कॉफ़ी, इलायची, मसाला, काजू और किशमिश, नारियल ये सब उपजाया जाता है। चाय, कॉफ़ी, इलायची, मसाला, काजू, किशमिश, नारियल लैटेराइट मिट्टी से उपजाया जाता है। नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी। ये क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं पर्वतीय मिट्टी। ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाए जाते हैं पर्वतीय मिट्टी, और राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय मिट्टी कहा गया। इसका उपजाऊ केसर और सेब होते हैं पर्वतीय मिट्टी का। केसर और सेब होते हैं पर्वतीय मिट्टी का। जम्मू कश्मीर में केसर उपजाऊ मिट्टी को करेवा मिट्टी कहा गया। जम्मू कश्मीर में केसर उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में केसर उपजाऊ मिट्टी को करेवा मिट्टी कहा गया। केसर प्राप्त होता है पुष्प के वर्तिका काग्र भाग से होता है पर्वतीय मिट्टी से
केसर प्राप्त होता है पुष्प के वर्तिका काग्र भाग वाले भाग से। इसमें अभाव होता है पर्वतीय मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव होता है। इसमें ह्यूमरस का अभाव नहीं होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछेगा कौन सी मिट्टी में ह्यूमरस की अभाव नहीं होता है, तो पर्वतीय मिट्टी में। सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहाँ होगा, तो जम्मू कश्मीर में होता है। और करेवा मिट्टी से ही क्या होता है, केसर का उत्पादन। और करेवा मिट्टी कहा जाता है पर्वतीय मिट्टी को, करेवा मिट्टी कहा गया है। सबसे अधिक सेब का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। ये करेवा मिट्टी यानी पर्वतीय मिट्टी में पाई जाती है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय शुष्क मिट्टी, और ये राजस्थान में पाई जाती है और ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में। ये मरुस्थलीय मिट्टी क्या होती है, तो लवणीय होती है। इसमें पानी मिल जाए तो यह उपजाऊ हो जाती है, लवणीय मिट्टी। मरुस्थल भाग में इंदिरा गांधी नहर लाया गया था। मरुस्थलीय भाग में इंदिरा गांधी नहर लाया गया था मरुस्थलीय मिट्टी से। नेक्स्ट है दलदलीय मिट्टी, इसे अन्य नाम पीट मिट्टी कहा जाता है। दलदलीय मिट्टी को पीट मिट्टी कहा जाता है। पानी जमाव के क्षेत्र में होता है दलदलीय मिट्टी। ये राज्य होता है बिहार के तराई क्षेत्र में दलदलीय मिट्टी पाए जाते हैं, बिहार के तराई क्षेत्र में। उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में भाबर क्षेत्र होते हैं जहाँ पे दलदलीय मिट्टी पाए जाते हैं, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में, जिसे भाबर क्षेत्र कहा गया। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा में क्या पाया जाता है, दलदलीय मिट्टी। सबसे अधिक दलदलीय मिट्टी कहाँ, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और इसमें ह्यूमरस का अभाव नहीं होता है। दलदलीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी में ह्यूमरस का अभाव नहीं हुआ। लैटराइट मिट्टी में भी, पर्वतीय मिट्टी में भी ह्यूमरस नहीं होता। नेक्स्ट है लवणीय मिट्टी, इसे लवणीय मिट्टी यानी नाम क्या है, तो क्षारीय मिट्टी, ऊसर मिट्टी, अरेय मिट्टी कहा जाता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये गुजरात के कच्छ के रन में पाए जाते हैं लवणीय मिट्टी, और ये उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में पाया जाता है लवणीय मिट्टी। मिट्टी पीएच मान के आधार पर होता है। जैसे पीएच मान 7 से कम होगा उसे अम्लीय मिट्टी कहते हैं, और 7 से अधिक होगा क्षारीय मिट्टी कहा गया। अम्ल का गुण समाप्त के कारण इसे चूना मिलाया जाता है अम्लीय मिट्टी में। अम्ल का गुण समाप्त हो जाएगा तो चूना मिट्टी, और चूना का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा हुआ चूना कहा जाते हैं, और इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। क्षारीय मिट्टी में जिप्सम मिलाए जाते हैं, जिसे CaSO4 2H2 इसका होता है। भारतीय में मृदाकरण का प्रकार दिया गया तो ये होता है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटराइट मृदा और शुष्क मृदा और पर्वतीय मृदा। ये टोटल 6 प्रकार के दिए गए। पिडमोंट बिहार की मिट्टी में क्या होता है, तो ये बिहार है, जो पश्चिमी चंपारण है उसमें पिडमोंट दलदलीय मिट्टी पाए जाते हैं। और ये जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी में तराई मिट्टी पाए जाते हैं। मधुबनी में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है किशनगंज में, और कटिहार में नई जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। और ये हो गया ताल मिट्टी और करेवा मिट्टी, तो ये दिए गए। और मुंगेर और रोहतास में लाल रेतीली मिट्टी पाए जाते हैं, और लाल पीली मिट्टी गया नवादा, जमुई में लाल पीली मिट्टी पाए जाती है। बिहार में मुख्यतः जलोढ़, कछारी, बालुई दोमट और लैटराइट मिट्टी मिलती है। गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। दक्षिणी बिहार के पठारी क्षेत्रों में दक्षिणी बिहार के लैटराइट मिट्टी पाए जाते हैं, और तराई और नदी के किनारे वाले में कछारी मिट्टी पाए जाते हैं। तराई और नदी के किनारे में कौन सा मिट्टी, कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। नवीन और पुरानी जलोढ़ मिट्टी गंगा के दोनों के किनारों पर मिलती है, नवीन और जलोढ़ मिट्टी। मगध और दक्षिण बिहार में बालुई और दोमट मिट्टी मिलती है, मगध और दक्षिण बिहार में। चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में कछारी मिट्टी पाए जाते हैं। चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में। लैटराइट मिट्टी जल धारण क्षमता कम होती है, और काली मिट्टी के जल धारण क्षमता अधिक होगा। नेक्स्ट है भारत में वन एवं संपत्ति का दिया गया। तो पहला वन नीति कब आया था, तो 1952 में फर्स्ट वन नीति 1952 में आया था। वन अधिनियम कहेगा तो 1980 में वन अधिनियम आया था। नई वन नीति और राष्ट्रीय वन नीति और संशोधित वन नीति, ये तीनों 1988 में आया था। नई वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति और संशोधित वन नीति 1988 में। पहला वन नीति कहेगा तो 1952 में। प्रथम वन अधिनियम कहेगा तो 1980 में आया था। संशोधित वन नीति, इसके अनुसार कुल क्षेत्रफल पर कितना रहना चाहिए, 33% वन होना चाहिए। वन एवं वन्य जीव ये संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, वन एवं वन्य जीव।
वन्यजीव अधिनियम कहेगा तो 1972, और वन क्या है तो नवीकरणीय संसाधन है। वन रिपोर्ट देहरादून में 2 वर्षों पर आती है वन रिपोर्ट, और पहली वन रिपोर्ट 1987 में आया था, और करंट में 2023 में वन रिपोर्ट आया है। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहेगा वानिकी का तो ये देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये मध्य प्रदेश के भोपाल में वन प्रबंधन संस्थान है। कृषि वानिकी अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है तो कृषि वानिकी अनुसंधान क्षेत्र झांसी उत्तर प्रदेश में। झांसी उत्तर प्रदेश में 2023 में वन रिपोर्ट के अनुसार 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है। वन आवरण 21.76% है, और ये 7,15,343 किलोमीटर पर फैला हुआ है वन आवरण। वन आवरण प्लस वृक्षारोपण कितना 25.17% पर है। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन है। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वन लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार में, जो भारत में सर्वाधिक प्रतिशत है लक्षद्वीप में। केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित में लक्षद्वीप में प्रतिशत सबसे अधिक है वन का, और मिजोरम हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। और वन कहेगा तो मध्य प्रदेश में वन आवरण में वृद्धि 156 किलोमीटर, और वृक्षा आवरण वृद्धि में 1289 किलोमीटर वृक्षा आवरण में वृद्धि। वन में कितना 156, वृक्षावरण कितना वृद्धि हुआ है तो 3.41% वृद्धि हुआ है। भारत में न्यूनतम वन कहाँ है तो हरियाणा में, और भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पे तो मध्य प्रदेश में हो गया, और सबसे अधिक बाघ कहाँ है मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व कहाँ पे मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटका में, सबसे अधिक हाथी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्षा आवरण वाले 3 राज्य हैं, MP, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। वन एवं वृक्षा आवरण में 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में वन आवरण सबसे अधिक है। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है तो मिजोरम और गुजरात में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। भारत में सर्वाधिक वन आवरण वृक्षा आवरण में वृद्धि सबसे अधिक हुआ है छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में वन आवरण और वृक्षा आवरण में। अब वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि कहेगा मिजोरम में। भारत में मैंग्रोव वन कितना तो 4,992 किलोमीटर 4992 किलोमीटर है वन आवरण। ये कुल वन का कितना तो 0.15% है, कुल वन का मैंग्रोव वन 0.15% है। भारत में मैंग्रोव वन का क्रम क्या था तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है, गुजरात में उसके बाद फिर अंडमान निकोबार में। पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार में मैंग्रोव वन के क्रम है। भारत में सर्वाधिक वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए, इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को 2 भागों में बांटा गया है, एक उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, एक होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को बांटा गया है उष्णकटिबंधीय शुष्क में और एक आर्द्र में बांटा गया है। भारत में सर्वाधिक वन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है और बिहार में लगभग 773-81 किलोमीटर और वृक्षावरण 2341 किलोमीटर और कुल इसका किलोमीटर कितना 97-22 किलोमीटर। सर्वाधिक वन कैमूर और न्यूनतम शेखपुरा में है। सर्वाधिक वन कहेगा कहाँ पे तो बिहार में कैमूर में और न्यूनतम शेखपुरा में है। शेखपुरा पहला क्या तो इसमें वन के प्रकार दिया गया तो फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिसे पतझड़ या मानसून वन कहा जाता है, कटीले वन। तीसरा है मरुस्थलीय वन, ये तीसरा नंबर पर। चौथा पर है पर्वतीय वन और पांचवा ज्वारीय, डेल्टाई और मैंग्रोव या अनूप वन कहा गया। मैंग्रोव वन, अनूप वन, डेल्टाई वन, ज्वारीय वन सब ये सेम है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये भारत वर्षा में 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में इसका टेम्परेचर क्या होता है उच्च होता है और ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में वर्षा करती है। लक्षद्वीप में होता है, अंडमान निकोबार में और कोरोमंडल तट और पूर्वी भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के कारण वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में बारिश होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के।
सालों भर हरा भरा रहता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में क्या रहता है, सालों भर हरा भरा रहेगा। यहाँ एक साथ पत्ती नहीं गिरता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार में। इसमें पेड़ काफ़ी लंबा लंबा होता है। इस पेड़ की लकड़ी काफ़ी कठोर होता है सदाबहार वन का, और काफ़ी सघन होगा। इसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत कम होता है। और उदाहरण के लिए सिनकोना, रबड़, ये सब क्या है, तो सदाबहार वन का है। सिनकोना रबड़ हो गया, एबोनी, महोगनी, रोजरवुड और आयरनवुड। सिनकोना, रबड़ और एबोनी, महोगनी, रोजरवुड, आयरनवुड, ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का पेड़ इम्पॉर्टेंट है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम और गुजरात में हुआ। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वनावरण वृक्ष में कितना, छत्तीसगढ़ का है। ये वन का प्रकार दिए गए हैं। वन के प्रकार में पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो वहीं गया। उष्णकटिबंधीय ये 5 भागों में बांटा गया था, जहाँ वर्षा होता है सबसे अधिक। समय उल्टा पुल्टा पढ़ लेंगे। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इधर भी उष्णकटिबंधीय 200 सेंटीमीटर अधिक, 200 सेंटीमीटर, एक ही पेज में 2 बार। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे पतझड़ या मानसून वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को पतझड़ वन या मानसून वन कहा जाता है। इसमें वर्षा होता है 7 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होता है। भारत में सर्वाधिक वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। सर्वाधिक वर्षा इसमें राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी कर्नाटक में होता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी कर्नाटक में। उदाहरण के लिए क्या होता है, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ या पर्णपाती वन में, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में साग, सागवान, शीशम, महुआ, पीपल, आम, नीम, बरगद, जामुन, आंवला। साग, सागवान, शीशम, महुआ, पीपल, आम, नीम, बरगद, जामुन, आंवला, ये सब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ या मानसून वन में पाए जाते हैं। यह सभी एक साथ पत्ते गिराते हैं। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, जो एक साथ क्या करते हैं, पत्ते गिराते हैं, काफ़ी मजबूत होता है, लचीलापन होता है, दैनिक जीवन में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। कटीले वन या मरुस्थलीय वन, इसमें कांटा पाए जाते हैं। कटीले वन या मरुस्थलीय वन में कांटा पाया जाता है। इसमें 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कटीले वन में मरुस्थलीय वन कहा जाता है। इसका क्षेत्र मरुस्थलीय वन जो पश्चिमी राजस्थान में होता है। कटीले वन में बबूल, कैक्टस, नागफनी, बेर, खजूर और खेजड़ी होता है। बबूल, कैक्टस, नागफनी, बेर, खजूर और खेजड़ी। कटीले वन में बबूल, कैक्टस, नागफनी, बेर, खजूर और खेजड़ी है। ये कटीले वन के आते हैं। और ये बेष्टी छाया क्षेत्र में भी कटीले वन पाए जाते हैं। इसकी पत्ती कांटा होती है, गद्देदार भाग तना होता है। पर्वतीय वन, पर्वत पर पाए जाने वाले वन को पर्वतीय वन कहा जाता है। पर्वतीय वन, पर्वत पर पाए जाने वाले वन को पर्वतीय वन कहा जाता है। और ये सदाबहार वन सबसे पहले, फिर शीतोष्ण वन, फिर शंकुधारी वन, ये टुंड्रा वन, और फिर ये हो गया ग्लेशियर। ये पृथ्वी से 1500 मीटर ऊपर जाएंगे तो यही क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे पाया जाता है शीतोष्ण वन में देवदार और ओक पाए जाते हैं। और शंकुधारी वन में चीड़, स्प्रूस, फर और ब्लू पाइन पाए जाते हैं। शंकुधारी में टुंड्रा में शैवाल, लाइकेन पाए जाते हैं जो वन रहित होते हैं। बर्फ में मोटी मोटी परत होता है। तो शीतोष्ण वन में क्या पाया जाएगा, देवदार और ओक। और शंकुधारी वन में चीड़, स्प्रूस, फर और ब्लू पाइन पाया जाता है। पर्वतीय वन में अल्पाइन वन 2900 मीटर और 3500 मीटर के बीच में होता है। अल्पाइन वन ये शंकुधारी या कोनधारी वन का उदाहरण होता है। अल्पाइन वन ज्वारीय वन या डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन या अनूप वन या बिलांचली वन कहा जाता है। ज्वारीय वन को ये नदी के डेल्टा वाले क्षेत्र में होते हैं, समुद्र के पास होते हैं। डेल्टा के पास होगा, मैंग्रोव वन के पास होता है। इसका जड़ आपस में फंसा हुआ रहता है। ज्वारीय वन में काफ़ी सघन होगा और पानी एवं मिट्टी से बाहर होगा। अर्धवायवीय श्वसन करता है और इसे निमेटाफोरा कहा गया है। ज्वारीय वन को क्या कहता है, निमेटाफोरा। चक्रवात से रक्षा करता है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 49-52 किलोमीटर है ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन, और प्रतिशत में 0.15% का वृद्धि हुआ है। सर्वाधिक मैंग्रोव पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं।
अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है वायुमंडल पढ़ेंगे। वायुमंडल एटमॉस्फेयर। वायुमंडल क्या है तो गैस का मिश्रण है। वायुमंडल क्या है तो गैस का मिश्रण है। वायुमंडल में गैस को क्रम दिया गया है तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाए जाते हैं नाइट्रोजन। उसके बाद 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और 0.99% आर्गन और 0.3% CO2 और 0.002% नियोन पाया जाता है। हीलियम है 0.005% और हाइड्रोजन 0.0005%। ये वायुमंडल का न्यूनतम प्रतिशत होता है हाइड्रोजन का। सबसे भारी गैस क्या होता है तो रेडॉन सबसे भारी गैस होता है। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन पाया जाता है। ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक गैस क्या पाया जाएगा, हीलियम। सबसे भारी गैस कौन होता है तो रेडॉन होगा। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन होगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस तो हाइड्रोजन होता है सब ब्रह्मांड में। सबसे हल्का हाइड्रोजन और ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस क्या है तो हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक गैस हीलियम होता है। दूसरा हीलियम, पहला हाइड्रोजन। नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है नाइट्रोजन। ये रदरफोर्ड खोजा था नाइट्रोजन को, धीरे धीरे जलाता है। नाइट्रोजन धीरे धीरे जलाता है, ऑक्सीजन एक ही तरह पूरी तरह से जला देगा। नाइट्रोजन में प्रोटीन और एमिनो अम्ल में पाए जाते हैं। प्रोटीन और एमिनो अम्ल में नाइट्रोजन। चिप्स पैकेट में भी नाइट्रोजन गैस भरा होता है और साड़ के बीर में भी क्या रहता है तो नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। अंडाणु को सुरक्षित रखा जाता है द्रवित नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन क्या होता है, गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम, एजोटोबैक्टीरिया और ब्लैटस्ट्रेडियम और एनाबिना में क्या पाया जाता है नाइट्रोजन। क्लोस्ट्रेडियम, एनाबिना, एजिटोबैक्टीरियम और राइजोबियम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। और वायुमंडल में ऑक्सीजन का 21% होता है और वायुमंडल में दूसरा सर्वाधिक गैस ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की खोज सीले एवं प्रिस्टले ने किया था। आग लगाने में मदद करता है ऑक्सीजन और प्राणवायु को ऑक्सीजन कहा जाता है, प्राणवायु। प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त होता है ऑक्सीजन और सर्वाधिक ऑक्सीजन प्राप्त होता है ये शैवाल से होता है। सर्वाधिक ऑक्सीजन शैवाल से होगा। आर्गन क्या है तो एक अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहा जाता है आर्गन को। वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस आर्गन होता है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता। आर्गन की खोज किसने किया था तो रैमजे और रेले के द्वारा किया गया था। आर्गन की खोज रैमजे और रेले के द्वारा। विद्युत बल्ब में भरा जाता है आर्गन गैस को, विद्युत बल्ब में भरा जाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ये वायुमंडल में 0.003% पाया जाता है। ये आग को बुझाती है कार्बन डाइऑक्साइड और ताप बढ़ाती है। आग बुझाती है, ताप बढ़ाती है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस में प्रभाव पहुंचाता है CO2 गैस। ग्रीन हाउस को नियंत्रित करने के लिए सम्मेलन किया गया था तो क्योटो सम्मेलन कब किया गया था 1997 में जापान में, क्योटो सम्मेलन। ग्रीन हाउस गैस इसमें क्या होता है तो संकल्पना दिया था कौन तो चार्ल्स फॉरियर ने दिया था। ग्रीन हाउस की संकल्पना कौन दिया था, चार्ल्स फॉरियर के द्वारा। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है और इसके लिए ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी होती है। मीथेन भी पाया जाता है, ओजोन भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है और जल वाष्प जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला होता है जल वाष्प होता है ग्रीन हाउस गैस में। सर्वाधिक उत्तरदायी कहेगा तो CO2। सर्वाधिक मात्रा में जल वाष्प पाए जाते हैं ग्रीन हाउस गैस में। और ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना कौन दिया था तो चार्ल्स फॉरियर के द्वारा दिया गया था। पृथ्वी के बाहर विभिन्न मंडल होते हैं तो ये पृथ्वी हो गया, इसमें क्षोभ मंडल, उसके बाद संताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद आयन मंडल और आयन मंडल के बाद क्या बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहा गया और संताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा गया, मध्यमंडल को मीजोस्फीयर कहा गया और आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहा गया और एक्सोस्फीयर को बहिर्मंडल कहा गया। क्षोभ मंडल है जो पृथ्वी के सबसे निकट मंडल को क्षोभ मंडल कहा गया और मौसम में परिवर्तन होता है क्षोभ मंडल के कारण। गति, वर्षा और ठंडा ये क्षोभ मंडल में होता है। आंधी तूफान का होना क्षोभ मंडल में होता है। बिजली चमकता है, बादल फटता है, सब क्षोभ मंडल में।
क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत पर 18 किलोमीटर होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर कितना, तो 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर कितना, 18 किलोमीटर तक होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितना होता है, तो औसत एवरेज होता है 13 किलोमीटर के बीच में। क्षोभ मंडल पर तापमान सीमा कितना होता है, तो ध्रुव पर -80 डिग्री सेल्सियस होता है क्षोभ मंडल का, -80 डिग्री सेल्सियस। और विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल का टेम्परेचर कितना होता है, तो -45 डिग्री सेल्सियस होता है, -45 डिग्री सेल्सियस, और ध्रुव पर -80 डिग्री सेल्सियस होता है। संवहन मंडल कहा जाता है क्षोभ मंडल को, संवहन मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल के में ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान क्या होता है, तो घटता है। ऊंचाई के साथ जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा क्षोभ मंडल पर। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, घटेगा, और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है क्षोभ मंडल पर। 6.5 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर घटेगा। क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। क्षोभ मंडल पर जो जेट स्ट्रीम चलता है उसे क्या कहते हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये वायुमंडल है एक, और दूसरा क्या है, तो पहला सममंडल, दूसरा विषम मंडल है। सममंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल आते हैं। सममंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ये कौन सा मंडल में आते हैं, सममंडल में। और विषम मंडल या ताप मंडल कहा जाता है, तो आयन मंडल और बहिर्मंडल। आयन मंडल और बहिर्मंडल क्या रहते हैं, तो विषम मंडल या ताप मंडल कहा जाता है। तो समताप मंडल में क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप। समताप मंडल में ऊंचाई जाने पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा समताप मंडल पर। समताप पर तापमान कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। वायुयान, रॉकेट उड़ता है, ये समताप मंडल में होता है। वायुयान हो गया, रॉकेट हो गया, ये सब क्या, तो समताप मंडल में। मुक्ताब बादल पाए जाते हैं समताप मंडल में। मुक्ताब बादल पाए जाते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत होती है जो 11 से 35 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल होते हैं। रसायन मंडल कहा जाता है समताप मंडल को। रसायन मंडल कहा जाता है समताप मंडल को। ओजोन परत ये समताप मंडल में। मुक्ताब बादल पाए जाते हैं समताप मंडल में। वायुयान, रॉकेट उड़ता है, ये समताप मंडल में। समताप सीमा पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है ओजोन। ओजोन होता है जो समताप मंडल में पाए जाते हैं। इसका O3 है, दिन में O3 O2 प्लस O होते हैं, रात्रि में O2 प्लस O3 हो जाएगा। सुरक्षा करती है पराबैंगनी किरण से समताप मंडल करती है ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है। पहली बार छिद्र देखा गया था ओजोन मंडल में 1985 में अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर खोजा गया था, और ये खोजा गया था जॉब फॉरमन ने खोजा था। जॉब फार्मन ने खोजा था। ओजोन में छिद्र का अर्थ है ओजोन परत का पतला होना। ओजोन को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर। ओजोन का नुकसान CFC का निकालना, AC और फिर इससे ओजोन के कारण सड़ी हुई मछली की तरह आता है। नेक्स्ट है मध्यमंडल। ये 50 से 80 किलोमीटर में उल्का पिंड का घटना घटता है। मध्यमंडल में उल्का पिंड का घटना होता है। ये महाराष्ट्र में गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ था। ये मध्यमंडल से गिरा था उल्का पिंड। टूटा हुआ तारा की घटना होता है मध्यमंडल में। मध्यमंडल की सीमा, इसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस होता है मध्यमंडल का टेम्परेचर। मध्यमंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटेगा, और सबसे ठंडा मंडल होता है मध्यमंडल होता है। नेक्स्ट है आयन मंडल। ये 80 से 640 किलोमीटर तक होता है आयन मंडल फैली हुई। ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। लगभग तापमान कितना, 1000 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। मुख्य रूप से तापमंडल ये आयन मंडल का भाग है। इस मंडल में गैस आयनीकृत हो जाता है। गैस क्या हो जाता है, आयनीकृत होता है। मोबाइल नेटवर्क, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न संचार का कार्य आयन मंडल में। ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना आयन मंडल में होता है। ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस आयन मंडल में। ऑरोरा बोरियोलिस उत्तरी ध्रुव पर और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव पर होता है। वायुमंडल इसकी 6400 किलोमीटर से अधिक होता है। इसमें तापमान बढ़ता है, अंतरिक्ष में पाया जाता है। इसे चुंबकीय मंडल कहा जाता है, और इसे बहिर्मंडल भी कहा जाता है। चुंबकीय मंडल वायुमंडल को। मुख्य रूप से सैटेलाइट यहीं घूमता है वायुमंडल में। सैटेलाइट क्या रहता है, तो राउंडिंग करते रहता है वायुमंडल में। नेक्स्ट है नेशनल पार्क।
नेशनल पार्क वन्यजीव को संरक्षित किया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वन्यजीव कहेगा तो 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पारिस्थितिकी क्षेत्र में वन्यजीव आते हैं, वनस्पति आते हैं, भू क्षेत्र आते हैं, जल प्रबंधन आते हैं। ये काफ़ी क्या है तो पारिस्थितिकी क्षेत्र होते हैं, वन्यजीव, वनस्पति, भू क्षेत्र और जल प्रबंधन। नेशनल पार्क का दर्जा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों देती है। नेशनल पार्क में क्या होता है तो नेशनल पार्क होते हैं, टोटल इंडिया में कितना नेशनल पार्क है तो 107। 107वां नेशनल पार्क सिमली नेशनल पार्क उड़ीसा में और सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में 12 है। और मानव को जाने की अनुमति नहीं होता है नेशनल पार्क में, मानव नहीं जा सकता है, विशेष अनुमति के बाद जाएगा। यहाँ निवास भी अनुमति नहीं, न शिकार कर सकता है, लकड़ी की अनुमति भी नहीं, कुछ की अनुमति नहीं। यहाँ पर्यटन भी नहीं जा सकता है नेशनल पार्क में। और ज़्यादा सेंसिटिव एरिया कौन होते हैं तो नेशनल पार्क होते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य 574 है इंडिया में और सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य महाराष्ट्र में 49 है, अंडमान निकोबार में 97, केंद्र शासित प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में 97 और महाराष्ट्र में 49 है। मानव की जाने की अनुमति होता है वन्यजीव अभ्यारण्य में, यह निवास भी किया जाता है वन्यजीव अभ्यारण्य में, शिकारी नहीं कर सकता है वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ लकड़ी काटने की अनुमति होती है, पर्यटन की अनुमति होती है, कम सेंसिटिव एरिया होती है, वन्यजीव अभ्यारण्य कम सेंसिटिव होती है। वन्यजीव अभ्यारण्य ये क्या होते हैं तो ये ट्रांजिटिव एरिया होते हैं, कम खतरा होता है, पर्यटन के लिए होते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, चराई एवं घराई के लिए भी होता है वन्यजीव अभ्यारण्य। बफर क्षेत्र ये थोड़ा खतरा बढ़ सकता है बफर क्षेत्र में, इसमें जानवर मिल सकते हैं, पर्यटन के लिए नहीं होते हैं बफर क्षेत्र, पर्यटन के लिए नहीं होते हैं, चराई एवं घराई के लिए भी नहीं होगा बफर क्षेत्र। नेक्स्ट है कोर क्षेत्र, इसमें ज़्यादा खतरा है और बहुत खतरनाक जानवर मिलते हैं कोर क्षेत्र में, पर्यटन के लिए नहीं होते हैं, चराई एवं घराई के लिए भी नहीं होता है कोर क्षेत्र। बिहार में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य टोटल 12 हैं। बिहार में कुल नेशनल पार्क 1 है और 1 टाइगर रिजर्व है, वो है वाल्मीकि टाइगर नेशनल पार्क। ये कहाँ है तो पश्चिमी चंपारण में। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो सबसे बड़ा है। बिहार में सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य नागी वन्यजीव अभ्यारण्य जमुई में। भारत में क्या है तो कुल नेशनल पार्क की संख्या कितना है 107 है। टोटल नेशनल पार्क कितना है तो 107 नेशनल पार्क है और कुल वन्यजीव अभ्यारण्य कहेगा तो 574 है। कुल टाइगर रिजर्व कितना है तो 58 टाइगर रिजर्व है, 58वां माघावड़ाव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में और टोटल टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में 9 है। भारत के सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस लद्दाख नेशनल पार्क जो सबसे बड़ा है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क जो अंडमान निकोबार में जो सबसे छोटा है। भारत का सबसे पहले नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क है जो सबसे पहला नेशनल पार्क और सबसे पहला टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसे नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। सबसे अधिक टाइगर वाला नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। सबसे अधिक टाइगर वाला राज्य मध्य प्रदेश है जो टाइगर स्टेट कहा जाता है एमपी को। टाइगर के लिए सबसे बड़ा नेशनल पार्क नागा अर्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। टाइगर के लिए सबसे बड़ा नेशनल पार्क नागा अर्जुन श्रीशैलम। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुलंजाओ और लोकटक झील और द्वीप फुमडिस द्वीप भी कहाँ पे तो ये मणिपुर में फुमडिस द्वीप। एक सिंग वाले गेंडा प्रसिद्ध है काजीरंगा। हंगुल कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है दची ग्राम। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क। जंगली गद्दा के लिए प्रसिद्ध है कच्छ के रण और सबसे बड़ा बंजीरण। सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और जंगली गद्दा के लिए होता है। जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है मासन नेशनल पार्क। व्हाइट टाइगर के लिए नंदन कानन नेशनल पार्क उड़ीसा में। कछुआ के लिए प्रसिद्ध है भितरकनिका नेशनल पार्क। पक्षी के लिए केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेव को। और भारत पक्षी अभ्यारण्य घाना पक्षी और साइबेरिया से सारस पक्षी आते हैं कहाँ पे तो आते हैं केवलादेव नेशनल पार्क में। भारत के प्रमुख नेशनल पार्क और राज्य हैं हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। दूसरा सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में। दची ग्राम कहाँ है तो जम्मू कश्मीर ये दची ग्राम हंगुल के लिए। सलीम अली पक्षी कहाँ है तो गोवा में स्थित है सलीम अली।
पंजाब में है हरिके नेशनल पार्क है, हरियाणा में सुल्तानपुर और कामेश्वर, ये हरियाणा में नेशनल पार्क है। राजस्थान में केवलादेव है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, थार डेजर्ट और माउंट आबू, ये राजस्थान में नेशनल पार्क है। गुजरात में कच्छ कीरन में जंगली गधा गिर नेशनल में एसाई सिर बांसदा क्या, गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ है, तो गुजरात में। नारायण सरोवर कहेगा तो गुजरात में। बुक्सा पश्चिम बंगाल में। गोवा में सलीम अली पक्षी अभयारण्य मोरलेम नेशनल पार्क गोवा में। न्यूजीलैंड कहेगा तो मिजोरम में, और मोरलेम कहेगा तो गोवा, मोरलेम मिजोरम। बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, कुद्रेमुखी, बन्नरघट्टा, रानाथिट्टू और भद्रा, ये कर्नाटक में स्थित है। केरल में शांत घाटी, ये सैलमुख घाटी का है। पेरियार एरवाकुलम नेशनल पार्क है केरल में। बोर या टाइगर रिजर्व कहाँ है, महाराष्ट्र में। टडोवा संजय गांधी, इंपॉर्टेंट है संजय गांधी। पेच नब्बेगांव गुगामल, ये पेच नब्बेगांव गुगामल महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में मुद्दुमलाई, मनारखड़ी, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, ये तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर, पापीकोंडा और राजीव गांधी, ये आंध्र प्रदेश में। मृगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना। महावीर हरिना बनस्थली तेलंगाना। पाखल वन्यजीव अभयारण्य तो तेलंगाना में। मृगवानी, महावीर हरिना बनस्थली और पाखल वन अभयारण्य, ये कहाँ तो तेलंगाना में। उड़ीसा में भितरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकाना और गहिरमाता, सप्तकोशिया, नलवाना उड़ीसा में। सप्तकोशिया भी और गहिरमाता भी। भितरकनिका कछुआ के लिए एक, सिमलीपाल 107वां नेशनल पार्क। नंदनकानन है जो व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, नंदनकानन नेशनल पार्क उड़ीसा। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, बुक्सा, जलदापड़ा और सिंगलीला, ये पश्चिम बंगाल का नेशनल पार्क है। झारखंड में बेतला, पुलामू और हजारीबाग नेशनल पार्क है झारखंड में। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी, है छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। पंत वन्यजीव अभयारण्य राजगीर नालंदा में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में। बड़ैल वन्यजीव अभयारण्य वैशाली में स्थित है, बड़ैल वन्यजीव अभयारण्य। कुशेश्वर कहेगा तो दरभंगा में, कुशेश्वर दरभंगा। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, चंद्रप्रभा होगा, चंद्रप्रभा कहाँ, उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में जिम कार्बेट, राजाजी, गोविंद, नंदा देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, खीरगंगा, हिमाचल प्रदेश। इंदिरा किला नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश। सिमलीपाल और रेणुका वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। सिम्बी लाला कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में सिम्बी लाला। इंदिरा किला कहेगा तो हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश, पिन वैली भी हिमाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क है, पन्ना हो गया, पेंच, माधवगढ़, बांधवगढ़, कान्हा, किसली, सतपुड़ा। डायनासोर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। जीवास वन विहार, कुनू नेशनल पार्क मध्य में। रातापानी और दुर्गावती, रातापानी और दुर्गावती कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार में सैंडल पीक हो गया, माउंट हैरियट मणिपुर, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन और महात्मा गांधी समुद्री और लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क, ये अंडमान निकोबार में। सिक्किम में कंचनजंगा और खुंगचुंगजंगा सिक्किम में। असम में काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा, नामेरी, राजीव गांधी ओरांग, रायमोना और दिहांग पटकाई, ये सब असम में। असम के सबसे नवीनतम है दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और मावलिंग, अरुणाचल प्रदेश में। इटांकी नागालैंड में है और केवू लमजाई मणिपुर में। ब्लू माउंटेन, डम्फा और फवनफाई, ये कहाँ, तो मिजोरम में नेशनल पार्क है। नोकरेक और बालपक्रम, ये मेघालय में है, मेघालय में। और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क मेघालय में, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। नेक्स्ट है टाइगर रिजर्व, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। प्रोजेक्ट था 1 अप्रैल 1973 का, लाइन प्रोजेक्ट 1972 का। टाइगर प्रोजेक्ट 73 में आया था 1 अप्रैल, लाइन प्रोजेक्ट उससे पहले 1972 में। टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में टाइगर संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया था। घड़ियाल प्रोजेक्ट कब आया था, तो 1974 में। मगरमच्छ प्रोजेक्ट 1974-75 में मगरमच्छ प्रोजेक्ट आया था।
हाथी प्रोजेक्ट आया था 1992 में, हाथी प्रोजेक्ट 1992 में। लाल पांडा प्रोजेक्ट 1994 में, लाल पांडा। राइनो प्रोजेक्ट कहेगा तो 2005 में। गिद्ध प्रोजेक्ट कहेगा 2006 में, राइनो 2005, गिद्ध 2006। गंगा प्रोजेक्ट 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट 5 अक्टूबर 2009 में, और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला कहा जाता है। एलिफेंट मैन ऑफ द इंडिया अजय देसाई को एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, और ट्री मैन ऑफ इंडिया मरियप्पन थोंगा नाथुन और विष्णु लांबा और मरियप्पन, ये ट्री मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव प्योंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जादव प्योंग को। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया राजगोपालन वासुदेवन को प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, राजगोपालन वासुदेवन को। स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेदजी ईरानी को कहा जाता है। टॉयलेट ऑफ इंडिया बिंदेश्वरी पाठक, जिसे सुलभ शौचालय का शुरुआत किया था बिंदेश्वरी पाठक। माउंटेन मैन ऑफ इंडिया दशरथ मांझी को कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को, और ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन इंडिया दादाभाई नौरोजी को। ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया अरुणा असफ अली को कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया। परमाणु मैन ऑफ इंडिया होमी जहांगीर बाबा को। अंतरिक्ष मैन ऑफ इंडिया सतीश धवन को अंतरिक्ष मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर रिजर्व 29 जुलाई को मनाया जाता है, टाइगर दिवस। टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या 58 है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व श्री सेलम नागार्जुन टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे छोटा टाइगर तो बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में सबसे छोटा है, और श्री सेलम सबसे बड़ा है आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में। भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे अधिक हाथी वाला कर्नाटक। भारत में कुल कितना टाइगर्स की संख्या है तो 39-25 है, 39-25। भारत में विश्व में सबसे अधिक टाइगर वाला देश भारत है। आओ कुछ नेपाल टाइगर पाल। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ? उत्तराखंड में। सरिस्का मुकुंदरा रंथम्बोर ये राजस्थान में। पन्ना सतपुड़ा पेच बांधवगढ़ कान्हा से, और संजय डोगरी कहाँ तो मध्य प्रदेश में। बिनांगना दुर्गावती भी मध्य प्रदेश में। नागरहोल भद्रट दांदेली एनसी कर्नाटका में, और एक कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में, कवल। सत्यमंगलम अन्नामलाई मुद्दुमलाई तमिलनाडु में। इंद्रावती अचानक कुमार और गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में। पलामू सुंदरवन और बुक्सा ये पश्चिम पलामू कहाँ झारखंड में। वाल्मीकि बिहार में। दुधवा टाइगर पीलीभीत और अमनगढ़ और रानीपुर उत्तर प्रदेश में। अमनगढ़ और रानीपुर। नब्बेगढ़ मेलघाट बोरवरी और तड़ोवा ये महाराष्ट्र में। पेरियार और परिम्बिकुलम केरल में। नागार्जुन आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सेरासलम। सप्तकोशिया सिमलीपाल और नंदनकाना उड़ीसा में। मानस नामेरी काजीरंगा असम में। नामदफा पकोई अरुणाचल प्रदेश में। दम्फा कहाँ तो मिजोरम में। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य तो ये सब देख लिए। पलामू हजारीबाग झारखंड में है। गौतम बुद्ध बिहार में। कैमूर उदयपुर कहाँ तो बिहार में। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी और राष्ट्रीय चंबल है। तमिलनाडु में वेदांथांगला और मुद्दुमलाई तमिलनाडु में। उड़ीसा में भितरकानिका नंदनकाना चिल्का उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश कोलोरी पुलिकट प्राणिता। कर्नाटका में दांडेली घाट पर और रंगनतिट्टू कर्नाटका में। मिजोरम में दम्फा है। महाराष्ट्र में कान्हा कन्हेरी और मेलघाटी महाराष्ट्र में। पंजाब में अबोहर और हरिके झील पंजाब में। पेरियार में प्रियम्बिकुलम इडुक्की केरल में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर और शिकारा देवी कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में। वन्य जीव अभयारण्य। भारत के प्रमुख पक्षी अभयारण्य तो घाना पक्षी भरतपुर राजस्थान में। रंगनतिट्टू मैसूर कर्नाटका में। सलीम अली कहाँ है तो ये गोवा में स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य सानंद गुजरात में। नल सरोवर। बेदांखल कांचीपुरी तमिलनाडु में। चिल्का उड़ीसा में। बखीरा फरीदाबाद उत्तर प्रदेश में। बखीरा।
नालपट्टी नेल्लौर आंध्र प्रदेश में, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार, गुरुग्राम हरियाणा, पटना पश्चिम बिहार, एटा उत्तर प्रदेश में, 97 रामसर साइट पटना। बायोस्फीयर रिजर्व टोटल कितना है तो 18 है। कुल जैव मंडल यूनेस्को में 13 शामिल किया गया, बायो रिजर्व में 18। 13वां जैव मंडल भी यूनेस्को में शामिल हुआ जिसे कोल्ड डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट। पहला बायोस्फीयर नीलगिरी जो 1986 में दर्जा दिया गया, और पहला बायोस्फीयर यूनेस्को में शामिल किया गया था 2000 में किया गया था। पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी को दर्जा मिला है 1986 में। भारत का सबसे उत्तर स्थित बायो रिजर्व है तो कोल्ड डेजर्ट शीत मरुस्थल है जो भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती सौंपा। नीलगिरी है जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में दिया गया, नंदा देवी को 1988 में, नंदा देवी 1988। नोकरेक है जो मेघालय में 1988, नंदा देवी और नोकरेक 1988। और यहाँ से ग्रेट निकोबार, मन्नार खाड़ी, सुंदरबन और मानस। ग्रेट निकोबार, मन्नार खाड़ी और सुंदरबन मानस 1989 में दिया गया। ग्रेट निकोबार, मानस और सुंदरबन मानस। सिमलीपाल को जैव 1954 में, डिब्रू सैखोवा को 1957 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। सिमलीपाल को 1954 में, डिब्रू सैखोवा को 1957 में। दिहांग और दिबांग 1988 में, पंचमढ़ी 1999, कंचनजंगा 2000 में बायो रिजर्व में शामिल किया गया 2000 ईस्वी में। अगस्त मलाई को 2001 में, अचानक कुमार छत्तीसगढ़ 2005 में, रन ऑफ कच्छ यह 2008 में शामिल किया गया। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश को 2009 में, श्रीशैलम 2010 में, पन्ना 2011 में। यूनेस्को में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब शामिल हुआ? नीलगिरी 2000 में, नंदा देवी 2004 में। नोकरेक को शामिल किया गया यूनेस्को में 2009 में, ग्रेट निकोबार को 2013 में, मन्नार की खाड़ी को 2001 में। नीलगिरी को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में 2000, नंदा देवी 2004, नोकरेक 2009, ग्रेट निकोबार 2013, मन्नार की खाड़ी 2001 में। सुंदरबन को 2001 में, सिमलीपाल 2009 में, पंचमढ़ी भी 2009, कंचनजंगा 2018 में, अगस्त मलाई 2000, अचानक कुमार 2012, ठंडी मरुस्थल 2025, पन्ना 2020 में शामिल किया गया। सबसे पहला यूनेस्को शामिल किया बायोस्फीयर नीलगिरी। सबसे नवीनतम यूनेस्को ठंडी मरुस्थल है। रामसर साइट ये जैव विविधताओं से संबंधित आर्द्र भूमि का संरक्षित रखना। रामसर साइट का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर के कैस्पियन सागर के किनारे हुआ। रामसर साइट का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2 फरवरी 1971 में। रामसर साइट या आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया गया। आर्द्र भूमि दिवस मनाने की शुरुआत 1997 से किया गया। रामसर समझौता 1975 में हुआ था। रामसर समझौता भारत रामसर संधि में शामिल हुआ 1 फरवरी 1982 में हुआ। रामसर संधि शामिल हुआ 1 फरवरी 1982 में। भारत का पहला रामसर साइट चिल्का उड़ीसा झील, दूसरा केवलादेव घाना पश्चिम राजस्थान में, और 1981 में दर्जा मिला है सबसे पहले चिल्का झील और केवलादेव घाना पश्चिम को 1981 में। रामसर साइट का पहला दिया गया यूनेस्को को। हॉट पॉइंट जो विश्व में रामसर साइट की संख्या भारत का स्थान तीसरे नंबर पर है विश्व में रामसर साइट का। एशिया में पहला स्थान पर है इंडिया। विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट यूनाइटेड किंगडम में है। विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट यूके ब्रिटेन में। विश्व का पहला रामसर साइट कोबर्ग द्वीप ऑस्ट्रेलिया में है जो विश्व का पहला रामसर साइट था कोबर्ग द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा रामसर साइट तुम्बा नगरी कांगो में तुम्बा नगरी जो विश्व का सबसे बड़ा रामसर साइट है तुम्बा नगरी। विश्व का छोटा सबसे रामसर साइट है मोनाको मैरीन जो मोनाको में पाया जाता है। 0.04 हेक्टेयर यानी 400 मीटर में मोनाको मैरीन है जो विश्व का सबसे छोटा रामसर साइट है। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरबन है। भारत का सबसे छोटा रेणुका है जो सबसे छोटा रामसर साइट है। बिहार का सबसे छोटा रामसर साइट नागीनट्टी जमुई में स्थित है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइट 95 क्रम का रामसर साइट कोपड़ा जलाशय छत्तीसगढ़ में और सिलीसेड ये 36वां नंबर का रामसर साइट था राजस्थान में सिलीसेड। उधावा झील ये कहाँ तो झारखंड में जो एकमात्र 57वां पटना पश्चिम बिहार में ये स्थित है 57वां क्रम का।
जो यूपी के एटा में, पटना पश्चिम बिहार। खेचोपल्ली ये सिक्किम का एकमात्र जो 58वां रामसर साइट है, जो ये छारी दांड यह गुजरात के कच्छ में पाया जाता है। छारी दांड। मेनार एवं खींचन ये राजस्थान में है, जो 90वां क्रम का रामसर साइट है। खींचन और 51वां मीनार है। 90 क्रम में खींचन और 51वां में मीनार है, ये राजस्थान का। बिहार में कुल रामसर साइट की संख्या 6 है। पहला कांवरताल या कांवर झील ये बेगूसराय में 39वां नंबर के रामसर साइट 2020 में शामिल किया गया था। एशिया के सबसे बड़ा गोखुर झील है कांवरताल, एशिया का सबसे बड़ा। नागी जमुई में नकटी जमुई 2024 में। उदयपुर जलाशय पश्चिमी चंपारण में। गोकुल जलाशय बक्सर में। और गोगाबिल झील कहाँ, कटिहार के 2025 में। 52वां उदयपुर जलाशय और 93वां गोकुल जलाशय और 94वां गोगाबिल झील है। महत्वपूर्ण अधिनियम क्या है, तो पहला वन नीति 1952 में। नई वन नीति है, संशोधित वन नीति है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आया था। इसके अनुसार 33% भूमि है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन कब आया था, तो 1972 में। वन जीव संरक्षण भी अधिनियम 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम यूएनईपी की स्थापना 1972 में। यूनाइटेड प्रोग्राम नैरोबी केन्या इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। यूएनडीपी की स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अमेरिका में। यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट है। एचडीआई रिपोर्ट 1990 में शामिल किया गया यूएनडीपी का, और इसका प्रोग्राम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जल संरक्षण अधिनियम 1974 ईस्वी में। जल दिवस 22 मार्च को। वायु संरक्षण अधिनियम 1981 को। बंधुआ मजदूर संरक्षण 1976 में आया था। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता कहे तो 24 दिसंबर को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। बाल संरक्षण अधिनियम 1986। पेटेंट अधिनियम कब आया था, तो 1970 में पेटेंट अधिनियम आया था। कोई अपने से कुछ निर्माण किया हो, यह अधिनियम लगता है पेटेंट अधिनियम। यह 20 वर्ष के लिए है पेटेंट अधिनियम। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, या किसी विशेष के प्रयोग में किया जाता है व्यापार के लिए ट्रेडमार्क अधिनियम। हॉलमार्क आभूषण, ये सोना हॉलमार्क या चांदी हॉलमार्क। सोना हॉलमार्क 2000 ईस्वी में और चांदी हॉलमार्क 2005 ईस्वी में आया था। एक मार्क कृषि से संबंधित है, 1937 में आया था। इको मार्क पर्यावरण जो 1991 में आया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1931 में स्थापना हुआ था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। और जैव विविधता दिवस 22 मई को हुआ था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू हुआ, 2006 में हुआ था। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका स्थापना एनडीआरएफ के 2006 में किया था। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में आया था। महिला आयोग का स्थापना 1952 में। मानवाधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 1933 में आया था। विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यूएनए द्वारा सर्वाधिक मानवाधिकार का घोषणा किया गया था 12 अक्टूबर 1933 में मानवाधिकार अधिनियम। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 में किया गया था। बिहार मानवाधिकार आयोग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। ये कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में आया था। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ग्रीन हाउस गैस के कंट्रोल के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, ये जापान के क्योटो में हुआ था। ब्रेटलैंड सम्मेलन 1987 में था। आवर कॉमन फ्यूचर इसका थीम था। ब्रेटलैंड सम्मेलन 1987। भोपाल गैस 30 दिसंबर 1984 में। मिथाइल आइसोसाइनेट की क्या होता है, रिसाव। इसका कंपनी था यूनियन कार्बाइड कंपनी, ये अमेरिका का था। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। रियो सम्मेलन का नाम रखा एजेंडा 21 पेश किया था। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 पेश किया था। रियो +5 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। रियो 10 2002 में हुआ था। जोहान्सबर्ग के दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। रियो 10। रियो 20 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। इसका थीम था फ्यूचर बी वांट्स। रियो 20 का फ्यूचर बी वांट।
सेबी की स्थापना 1988 में किया गया था। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका अधिनियम 1952 में। 88 का है स्थापना, 92 इसका अधिनियम। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी 18 अक्टूबर 2010 में स्थापना किया गया था एनजीटी का। एनजीसी 21 आर्टिकल में आता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, लोकपाल अधिनियम 2013। पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881, लॉर्ड रिपन के समय में पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891, लॉर्ड लेंसडॉन के समय में हुआ था दूसरा फैक्ट्री अधिनियम। पहला औद्योगिक नीति 1948 और दूसरा औद्योगिक नीति 1956 में हुआ था। फसल है और मौसम के आधार पर है, इम्पोर्टेंट है। वर्षा, खरीफ, वर्षा में खरीफ इस फसल है। खरीफ फसल जून और जुलाई में बुआई किया जाता है और कटाई अक्टूबर नवंबर। जून जुलाई में क्या होता है, खरीफ का बुआई होता है जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। जैसे धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा। धान, ज्वार, बाजरा। ज्वार बाजरा खरीफ है, सोयाबीन भी खरीफ है, कपास भी खरीफ है। सूरजमुखी, मूंगफली और जूट, तंबाकू और गन्ना। सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है तो खरीफ फसल है। जून जुलाई में बुआई होता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ठंडा में रबी होता है और ये अक्टूबर नवंबर में बुआई किया जाता है रबी फसल को, और कटाई किया जाता है मार्च अप्रैल में। और गेहूँ, चना, मटर, सरसों, तीसी, आलू, तिल, अरहर, अलसी, फूलगोभी, बंधा गोभी, ये क्या है तो रबी फसल। गर्मी में जायद फसल होता है, मार्च में बुआई किया जाता है जायद फसल को, और कटाई जून में किया जाता है। ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, ये सब क्या है तो जायद फसल है। खरीफ फसल का मुख्य रूप से मानसून पर, दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर रहती है। खरीफ फसल दक्षिण पश्चिम मानसून पर। रबी फसल पश्चिमी विक्षोभ जिसे जेट टेस्टिंग में टॉनिक का काम करता है। रबी फसल में जेट टेस्टिंग। नकदी फसल वैसा फसल है जिसका उपयोग बेचकर लाभ कमाता है। नकदी फसल में मुख्य उपयोग होता है व्यापार एवं वाणिज्य, मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। इसका भंडारण नहीं किया जाता है। चाय, कॉफी, जूट, कपास, तंबाकू, सब्जी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये नकदी फसल है। रोपनी फसल, इसका अर्थ एक से अधिक बार लाभ कमाया जाता है। रोपनी फसल में चाय, कॉफी, गन्ना, बैगन, भिंडी, मिर्च। चाय, कॉफी, गन्ना, बैगन, भिंडी, मिर्च होता है, रोपनी फसल होता है। चावल क्या है, उष्णकटिबंधीय फसल है। उच्च तापमान होता है चावल का, अधिक वर्षा होता है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। भारत में मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन चावल होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र उपजाने वाला फसल चावल होता है। जलोढ़ मिट्टी उत्पादन होता है चावल का। विश्व में चावल उत्पादन में प्रथम देश भारत, चीन होते हैं, और 2026 में नवीनतम डाटा जो है भारत में चावल उत्पादन के प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल होते हैं। एक साल में 3 बार होते हैं, अमन, ओस और बोरा। ये पश्चिम बंगाल में होता है, अमन, ओस, बोरा ये पश्चिम बंगाल में होते हैं। एक साल में 3 बार फसल होते हैं चावल का, अमन, ओस, बोरा। अमन शीतकालीन मौसम में, ओस शरदकालीन में, और बोरा होता है ग्रीष्मकालीन में होता है। बोरा ग्रीष्मकालीन में, ओस शरदकालीन में, अमन होता है शीतकालीन में होता है। भारत में चावल का स्थान दूसरा है, उत्तर प्रदेश होता है। प्रति हेक्टेयर में भारत चावल के उत्पादन में पंजाब है, और ऐसे टॉप पर उत्तर प्रदेश है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ कहते हैं, और चावल में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट 76% होता है। कार्बोहाइड्रेट, चावल के विटामिन में B1 और थायमिन पाया जाता है। चावल धोने पर विटामिन नष्ट होता है, विटामिन B1 नष्ट हो जाएगा। पॉलिशदार चावल में विटामिन नहीं पाया जाता है, और B1 बेरी रोग हो सकता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन के माध्यम से पाया जाता है गोल्डन राइस में। चावल का प्रकार है पद्मा, कृष्णा, कावेरी, हंसा। पद्मा, कृष्णा, कावेरी, हंसा। जमुना, जया, सुगंधा, वरुणा। जमुना, जया, सुगंधा, वरुणा। बोरा, रत्ना, पूसा, बासमती। पूसा, बासमती, बोरा, रत्ना, ये चावल का किस्म है। पूसा चावल का अनुसंधान पूसा समस्तीपुर बिहार में और राजेंद्र प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में। चावल का रोग खैरा, जिंक की कमी होता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला, फिलीपींस। भारत की शाखा वाराणसी में होती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक, उड़ीसा में। चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइबा एस्टेवा। नाइट्रोजन स्थिति एवं जीवाणु एजोटोबैक्टर सवाल, एजोला में यूरिया नाइट्रोजन 46% होता है। चावल की खेती से गैस निकलता है, मीथेन, दलदल, गाय की ज्वारी से गोबर, वायु का गैस, कीचड़, प्राकृतिक गैस, कोयला की खदान की।
गेहूँ रबी फसल के उदाहरण है। शीतोष्ण कटिबंध फसल होते हैं गेहूँ। इसके लिए तापमान होता है, बुआई के समय तापमान कम होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस की बुआई में। कटाई के समय थोड़ा अधिक तापमान होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके लिए वर्षा भी कम आवश्यकता होती है। गेहूँ के लिए भारत का दूसरा सर्वाधिक फसल है गेहूँ। विश्व का प्रथम गेहूँ उत्पादन देश चीन है। विश्व के प्रथम गेहूँ उत्पादन में चीन। विश्व का दूसरा गेहूँ उत्पादन में भारत है। भारत में प्रथम गेहूँ उत्पादन उत्तर प्रदेश में। प्रति हेक्टेयर गेहूँ का उत्पादन राज्य प्रथम पंजाब में। गेहूँ के प्रकार है सोना, सोनालिका, राज 3077, राज 3077, हीरा अर्जुन, ये गेहूँ के प्रकार है। सोना, सोनालिका, राज 3077, हीरा अर्जुन, ये गेहूँ के प्रकार है। गेहूँ में होने वाले प्रमुख रोग कीटू रोग, सफ़ेद रोग और ढीला रोग। कीटू रोग, सफ़ेद रोग और ढीला रोग गेहूँ होता है, ये कवक के कारण होता है। कीटू, सफ़ेद रस्ट और ढीला रोग। गेहूँ का वैज्ञानिक ट्रिटिकम वेस्टर्न हरितकण। तिलहन वैसा फसल है जिससे तेल प्राप्त होता है, जैसे सरसों, सोयाबीन, मूंग, चूर्ण, इसे क्या तिलहन। विश्व का प्रथम देश तिलहन में चीन है और दूसरा तिलहन में भारत है। भारत प्रथम तिलहन उत्पादन राजस्थान है तिलहन उत्पादन। सरसों के प्रकार है पूसा गोल्ड, वरुणा और जय किसान। पूसा गोल्ड, वरुणा, जय किसान, ये सरसों का प्रकार है। सोयाबीन उत्पादन में अमेरिका टॉप पर है और भारत राज्य मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मूंगफली उत्पादन में टॉप पर है चीन, दूसरा स्थान पर भारत है। मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात है। मूंगफली उत्पादन में सूरजमुखी उत्पादन में प्रथम देश यूक्रेन है सूरजमुखी में, और प्रथम राज्य कर्नाटक है इंडिया का सूरजमुखी के लिए। दलहन क्या, तो वैसा फसल जिसमें दाल प्राप्त होता है, उदाहरण चांद मूंग, चना मूंग, खेसारी, मटर, अरहर, उड़द, मसूर, ये दलहन फसल है। दलहन का प्रथम देश भारत है। दलहन में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। दलहन में सर्वाधिक होता है प्रोटीन। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम जीवाणु में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। चाय और कॉफ़ी। चाय में प्रथम स्थान चीन का और चाय में प्रथम राज्य असम। ये रोपनी फसल है चाय। इसे ढलान क्षेत्र में उगाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र के ढलान में चाय। अधिक वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होना अनिवार्य है और 20 से 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। चाय में नशीला पदार्थ होता है थीन। भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध चाय दार्जिलिंग का, जो जीआई टैग 2005 में मिला था। चाय प्राप्त होता है पत्ती से होता है। दूसरा कॉफ़ी प्रथम ब्राज़ील है और दूसरा कॉफ़ी में कर्नाटक है। कॉफ़ी के रोपनी फसल है, पहाड़ी क्षेत्र के ढलान क्षेत्र में होता है और 150 से 250 सेंटीमीटर के पद। मध्यम तापमान 20 से 27 डिग्री। कॉफ़ी को नशीला पदार्थ कैफीन होता है। भारत में सर्वाधिक होने वाले कॉफ़ी अरेबिका जो सबसे प्रसिद्ध है। कॉफ़ी के प्रकार होते हैं अरेबिका, रोबस्टिका, लेवरिका और एक्सेलेसा। अरेबिका, रोबस्टिका, लेवरिका और एक्सेलेसा क्या है, तो कॉफ़ी के प्रकार हैं। विश्व में सबसे पहले कॉफ़ी की उत्पत्ति इथोपिया में हुआ था। विश्व में सबसे पहले कॉफ़ी की उत्पत्ति कहाँ हुआ था, इथोपिया में। इथोपिया से भारत लाए गए थे सूफी संत बाबा बुदन के द्वारा लाया गया था। इथोपिया से भारत लाया गया था। भारत में बाबा बुदन की पहाड़ी प्रसिद्ध है कॉफ़ी के लिए। कर्नाटका में बाबा बुदन। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहा जाता है और ब्राज़ील में कॉफ़ी बंदरगाह को सेंटोस कहा जाता है। बागान को फेजेंडा कहा जाता है ब्राज़ील में और बंदरगाह को सेंटोस कहा जाता है। कॉफ़ी के बंदरगाह को सेंटोस। कॉफ़ी प्राप्त होता है बीज से प्राप्त होता है कॉफ़ी। कपास क्या है, तो कपास नकदी फसल है। एक खरीफ फसल, नकदी फसल, खरीफ फसल कपास। ये सबसे अधिक उत्पादन राज्य गुजरात और महाराष्ट्र है, जो सबसे अधिक कपास उत्पादन करता है, गुजरात और महाराष्ट्र। सबसे उत्पादन करता है चाइना करता है और कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। कपास जो सूती वस्त्र का निर्माण होता है। कपास भारत का पहली फैक्ट्री 1818 में पश्चिम बंगाल में लगाया था। 1818 पश्चिम बंगाल, और ये असफल हो गया। सफलतापूर्वक पहला सूती फैक्ट्री 1854 में मुंबई महाराष्ट्र में लगाया था। कावसजी नानाजी डावर के द्वारा 1854 में महाराष्ट्र में लगाया था सफल सूती फैक्ट्री 1854 में। पहला 1818 में पश्चिम बंगाल में। जूट भी नकदी फसल है, खरीफ फसल है। सबसे अधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्णिया में होता है। सबसे अधिक जूट का उत्पादन बिहार के पूर्णिया में। सबसे अधिक उत्पादन रेशा भारत में और बांग्लादेश होता है। और जूट के लिए उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। जूट के लिए जलोढ़ मिट्टी। जूट बनता है, रस्सी और बोरा बनता है। सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को कहा जाता है। जूट का प्रथम भारत में पहली फैक्ट्री 1855 में रिसरा कोलकाता में लगाया था सेठ हुकुमचंद के द्वारा।
सेठ हुकुमचंद। तंबाकू क्या है? तो एक खरीफ फसल है तंबाकू और नकदी फसल है, दोनों है, खरीफ और नकदी। भारत में तंबाकू पुर्तगाली लाया था। तंबाकू आया जहांगीर के शासनकाल में आया था। तंबाकू का प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। तंबाकू नशीला पदार्थ होता है, निकोटीन होता है। केंद्रीय तंबाकू अन्वेषण है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय तंबाकू बोर्ड कहेगा तो गुंटूर में है। और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू होने वाले रोग मोजाइक रोग तो विषाणु के कारण होता है, मोजाइक रोग। मसाला यानी स्पाइसी, ये हल्दी, धनिया, मिर्च, काली मिर्च, जीरा, लौंग, दालचीनी, लहसुन, तेजपत्ता, ये मसाला है। मसाला के उत्पादक राज्य भारत है और मसाला में सबसे बड़ा निर्यातक राज्य देश है। मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। रबड़ क्या है? तो रोपनी फसल है। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक केरल है और सर्वाधिक विश्व में क्या है तो थाईलैंड है। प्राकृतिक रबड़ को आइसोप्रेन का बालक होता है। कृत्रिम रबड़ नियोप्रीन का बालक होता है। कृत्रिम रबड़ नियोप्रीन का। रबड़ में सल्फर मिलाना वल्कनीकरण कहलाता है। रबड़ के कठोर बनाने के लिए कार्बन होते हैं। रबड़ का भूमध्य सागरीय पौधे होते हैं। रबड़ भूमध्य सागरीय पौधे। रबड़ का सबसे पहले उत्पत्ति अमेजन नदी बेसिन से हुआ था। रबड़ की उत्पत्ति अमेजन नदी बेसिन से। कल पढ़ेंगे इंडस्ट्री। इसी के साथ सेवा समाप्त करते हैं और जय हिंद, जय भारत।